हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु और अणु। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणितीय अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गे-लोसेक का गैसीय आयतनों का नियम। उसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोर उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यों के जोर के बराबर होता है। उदाहरण के लिए है आपका, यदि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें कोई पदार्थ ए और बी आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ ए बी बना रहा है, तो ए और बी का मिला करके जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। जैसे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी। ए का बी का और ए बी का मास, एग्जाम्पल के लिए हम H2O का ले रहे हैं। 2H2 का मास, हाइड्रोजन का मास होता है दो हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर दिए 4 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है मास 16, उसको 2 से गुना कर दिए क्योंकि O2 है, तो ये आपका हो गया 16 दूना 32। और इधर H2O यानी कि 2H2O है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास को जोड़ दिए 16 और 2 18, 18 को 2 से गुना कर दिए 36। इधर भी आपका हो गया था 32 और 4 36 और इधर भी आपका 36। तो LHS और RHS का मास इक्वल रहेगा। एक एग्जांपल, प्रश्न एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिक्रित होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि ये परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो ये जो आपका रिएक्शन है वो इस रूप में है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल, और ये रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी कि H2O। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान बराबर सोडियम एथेनोएट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान। द्रव्यमानों को समीकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत 5.3 ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान था, उसके बाद आपका 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान बराबर 8.2 ग्राम आपका जो द्रव्यमान था सोडियम एथेनोइट का, उसके बाद 2.2 ग्राम जो था आपका कार्बन डाइऑक्साइड का था, 0.9 ग्राम आपका था जल का। यदि लेफ़्ट साइड हम इन सबको जोड़ेंगे तो 11.3 आएगा और राइट साइड में भी जोड़ेंगे तो 11.3 ग्राम आएगा। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसलिए यह उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। उसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा समान रहता है। फिर चाहे ये यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए आपका 18 ग्राम H2O तो 16 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन, 36 ग्राम H2O तो 32 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन, 9 ग्राम H2O तो आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन। ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में H2O के अलग अलग द्रव्यमानों वाले H2O के नमूने को लिया गया है, पर उन सब में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदा 1:8 ही निकला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश: नंबर 1, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं
और ना ही उनका इनमें विनाश होता है। तीसरा पॉइंट है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। 4 में है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। परमाणु के बारे में है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 0.37 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर होती है, जहां 1 नैनोमीटर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह। अल्मोनियम का चिन्ह होता है यानी कि संकेत Al, आर्गन का होता है Ar, बेरियम का होता है Ba, कैल्शियम का होता है Ca, क्लोरीन का होता है Cl, कोबाल्ट का होता है Co, लेड का होता है Pb, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सल्फर का S, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, जिंक का Zn। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 1961 ईस्वी में आईयूपैक ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या म्यू को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना। परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है और एक म्यू का मान आपका होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 म्यू के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैस के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैस का मतलब ये हुआ कि किसी भी निष्क्रिय तत्व का सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए वो कंप्लीट रहता है। जैसे कि पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा में आपका 8 होना चाहिए, पहला में 2, उसके बाद 8, उसके बाद फिर 8, उसके बाद आगे बढ़ने पे 18 हो जाता है, 32 होता है। तो इस तरह से इसके सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट है तो वो आपका निष्क्रिय गैस कहलाता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि निष्क्रिय गैस के अलावा जितने भी तत्व हैं इस दुनिया में वो किसी न किसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया करते ही हैं, चाहे वो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु आवेशित, इसके 2 प्रकार हैं, आयन और अणु। आयन आपका आवेशित होता है और अणु आपका आवेश रहित होता है, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अणु, किसी अणु का निर्माण 2 या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन उत्पन्न होने के कारण होता है। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और ये उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। जैसे कि H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन होने के कारणवश हो सकता है। इसी आधार पर अणुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, यानी कि जो एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित होकर अणु या यौगिक बनता है, और दूसरा है अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरह के परमाणुओं से जो अणु बनता है। एक ही तरह के परमाणुओं से जो अणु बनता है वो है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस,
उसके बाद आपका है ओजोन। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से जो अणु का निर्माण होता है यानी कि यौगिक का निर्माण होता है, उसमें है आपका जल यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, यानी कि एक अणु में आपका जितना भी परमाणु संख्या होता है उसी को परमाणुकता कहते हैं। इन एलिमेंट के बारे में दिया हुआ है कि आर्गन एक परमाणुक है, हीलियम भी एक परमाणुक है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका द्विपरमाणुक है। उसके बाद फास्फोरस और सल्फर आपका, फास्फोरस है चतुर्य परमाणुक और सल्फर है आपका बहुपरमाणुक। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र किसी भी आपका रसायन का जो संकेत होता है उसी को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, सोडियम का Na होता है और क्लोरीन का Cl होता है। जैसे H2O पानी का, हाइड्रोजन का होता है H और ऑक्सीजन का होता है आपका O। उसी तरह से है CaCO3, कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। फिर एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन का H होता है और क्लोरीन का आपका Cl होता है। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं। रासायनिक सूत्र के संगठनों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक के रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातुओं को उसके बाद लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड है तो Na आपका धातु हो गया यानी कि सोडियम आपका धातु हो गया और क्लोरीन आपका अधातु हो गया। तो सोडियम को पहले लिखा जाएगा और क्लोरीन को बाद में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड। बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। जो बहुपरमाणविक आयन है उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपका बहुपरमाणविक है तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर में रखा गया है। आणविक द्रव्यमान। किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। उदाहरण H2O का द्रव्यमान 2 इंटू, यहाँ पे गलती से आपका हो गया है 4, यहाँ पे H होगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान +1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो यदि जल का द्रव्यमान निकाला जाए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है इसलिए 2 से गुना कर दिया गया और ऑक्सीजन का 16 होता है इसलिए 16 से गुना करके इसका H2O का द्रव्यमान निकल गया 18। सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी घटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण NaCl का द्रव्यमान। तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 23 को 1 से गुना कर, क्योंकि सोडियम सिर्फ 1 है इसलिए 23 को 1 से गुना कर दिए। उसके बाद क्लोरीन का द्रव्यमान है 35.5, क्लोरीन का संख्या भी 1 है तो इसलिए 35.5 को 1 से गुना कर दिया और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो 58.5 NaCl का द्रव्यमान निकल गया। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह को लिखा जाता है, यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो चिन्ह होता है जैसे हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, उसको पहले लिखा जाता है। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है। तो इन चिन्ह का जो संयोजकता होता है उसको लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का भी 1 ही होता है। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तब जाकर के ये HCl आपका रासायनिक सूत्र बन जाता है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं, यानी कि इसका जो संयोजकता है इसको क्रॉस गुना करते हैं। परमाणु स्वरूप। पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की
संयोजकता के ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जिसका भी जो संयोजकता है उसको नीचे लिख करके उसको क्रॉस गुना करने पे रासायनिक सूत्र हमें मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड HH का यानी कि हाइड्रोजन का संयोजकता आपका होता है 1 और सल्फ़र का संयोजकता होता है 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए यानी कि क्रॉस गुना कर दिए तो आपका क्या हो गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद है ये कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का संयोजकता होता है 4 और ऑक्सीजन का संयोजकता होता है आपका 2। दोनों को क्रॉस गुना करने पे C2O4 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 आएगा यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो ये फाइनली मेरा आ जाएगा CO। इसको काटने पे इधर 1 हो गया इधर 2 हो गया। इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो CO2 हो जाएगा। उसी तरह से आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि H और Cl। हाइड्रोजन का एक होता है, Cl यानी कि क्लोरीन का भी संयोजकता एक होता है। फिर दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को कहते हैं हिंदी में। उसके बाद है C यानी कि कार्बन और उसके बाद है Cl यानी कि क्लोरीन। कार्बन का 4 संयोजकता होता है और क्लोरीन का 1 होता है और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CCl4 आपका हो जाएगा यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का रासायनिक नाम जो है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद है आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम। उसके बाद है क्लोरीन। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और क्लोरीन का संयोजकता आपका 1 होता है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद है आपका अल्मुनियम और ऑक्सीजन। अल्मुनियम का संयोजकता 3 होता है और ऑक्सीजन का आपका 2 होता है। दोनों को क्रॉस गुना किए Al2O3 आपका हो गया अल्मुनियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका है कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का संयोजकता आपका 2 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है। दोनों को क्रॉस गुना किए या फिर आप इन दोनों को काट भी सकते हैं, 2 है सेम है तो दोनों को काट दिए तो CaO हो गया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड आपका ये रासायनिक सूत्र हो गया। उसके बाद आपका है नाइट्रोजन और यहाँ गलती से N लिखा गया है जबकि Na होगा। उसके बाद ये आपका है नाइट्रेट, यहाँ पे होगा आपका NO3। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, Na होगा और NO3 होगा। सोडियम का 1 होता है और नाइट्रेट का भी आपका 1 होता है। दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा NaNO3। इस तरह से ये रासायनिक सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं कि संयोजकता कैसे निकलता है। जैसे सोडियम, एग्जाम्पल के लिए सोडियम का ले लेते हैं। इसका परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या 11, तो इस परमाणु संख्या को हमको तोड़ना है। तोड़ना किस हिसाब से है कि इस परमाणु में सबसे पहला सेल में आपका 2 परमाणु रहेगा, उसके बाद दूसरा सेल में आपका 8 रहेगा। तो उसी तरह से जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 हो गया ये, उसके बाद ये 8 हो गया, 10 हो गया और बचा कितना 1। तो ये 1 8 के बराबर नहीं है तो इसलिए ये इसके बाहरी सेल में है और ये अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो ये अनबैलेंस है। तो ये क्या करेगा, किसी से भी साझा करके अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे करके उससे अभिक्रिया कर लेगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है उसी को संयोजकता कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेने का भी काम होता है उसको भी संयोजकता कहते हैं। ये देने का हम लोग देख लिए क्योंकि ये आपका है धातु और धातुओं में देने वाला गुण होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अधातु का, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अधातु में हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का आपका परमाणु संख्या होता है 17। 17 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 में टूटेगा और ये तीसरा सेल में 7 है लेकिन यहाँ होना चाहिए इसका 8। तो इसको ये 8 पूरा करने के लिए किसी न किसी से रिएक्शन करेगा। तो जब इसको 8 पूरा करना है और इसके पास ऑलरेडी 7 है तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक जो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। ये किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको कंप्लीट कर सकता है। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक अवश्य उपस्थित रहता है।
धनावेशित आयन Na प्लस यानी कि सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस और उसके बाद अल्मोनियम प्लस। और इसके ऊपर में एक चीज़ लिखा हुआ है, जैसे Al एल्युमिनियम है, इसके ऊपर में लिखा हुआ है 3+। 3+ का मतलब ये है कि इसका संयोजकता कितना है, 3 है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। उसी तरह से ऋणात्मक आयन में है क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट। तो ऊपर में जो आपका ये शो कर रहा है, सिर्फ अगर माइनस का चिन्ह है तो यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या फिर 2- है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और उसके बाद यदि 3- रहेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। उसके बाद आयन 2 प्रकार के होते हैं, सरल आयन और यौगिक आयन। सरल आयन आवेशित परमाणु कण होते हैं, और आवेशित परमाणुओं का समूह आपका यौगिक आयन होता है। सरल आयन का एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन। यहाँ गलती से Na लिखा गया है जबकि Na होगा। सोडियम आयन, उसके बाद क्लोरीन आयन यानी कि क्लोराइड आयन, और उसके बाद अल्मोनियम आयन। उसके बाद यौगिक आयन में क्या होगा, अमोनियम आयन NH4, उसके बाद कार्बोनेट आयन CO3, सल्फेट आयन CO4 यानी कि SO4, उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन OH। अगर आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र को हम लोग देखें तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम का Na होता है चिन्ह, और कार्बोनेट का CO3 होता है, और सोडियम का संयोजकता 1 होता है। उसके बाद कार्बोनेट का संयोजकता आपका 2 होता है। इसको लिख करके जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो Na2 यानी कि सोडियम 2 के साथ में गुना होगा और कार्बोनेट 1 के साथ में गुना होकर के Na2CO3 हो जाएगा। 3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे CO3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा सोडियम कार्बोनेट बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद है आपका अल्मोनियम सल्फेट। अल्मोनियम का संयोजकता 3 है और सल्फेट का 2 संयोजकता है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तब जाकर के ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट बन करके तैयार हो जाए। उसके बाद है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का संयोजकता आपका 2 है और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1 है। दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का NH4 है और सल्फेट का SO4 है। अमोनियम का संयोजकता आपका 1 है और सल्फेट का संयोजकता आपका 2 है। इन दोनों को जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये बन करके तैयार होगा NH4 यानी कि अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का आपका संयोजकता 2 है और हाइड्रोक्साइड का 1 है। दोनों को क्रॉस हम लोग गुना करेंगे MgOH हो जाएगा, जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। यानी कि जिस पदार्थ का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है उसके 1 मोल पदार्थ जो होता है उसके कणों का द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। मोलर द्रव्यमान 6.022 × 10⁻23 पदार्थ कणों का द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम है। तो परमाणु द्रव्यमान के साथ आपका या तो आपका 1 म्यू लिखा हुआ रहेगा या फिर 1 AMU लिखा हुआ रहेगा। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU लिखा हुआ रहेगा या फिर 1 U लिखा हुआ रहेगा, जिसको म्यू कहते हैं। और इसी को जब हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, इसी का जब मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी आपका परमाणु द्रव्यमान है उसके यूनिट को हटा करके सिर्फ हम ग्राम लगा देंगे तो ये उसका मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं 16 MU है, किसी भी तत्व का ये मान लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। यदि उसका हमको मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कहेगा तो AMU को हटा करके सिर्फ हम लोग ग्राम लगा देंगे तो इसका ये मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 म्यू है जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम है। उस तरह से एसिड का मोलर द्रव्यमान
8 इंटू एस का द्रव्यमान यानी कि 8 गुना 32 है, 256 ग्राम होता है। उसी तरह से HCl का मोलर द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1 मोलर द्रव्यमान होता है और क्लोरीन का आपका होता है 35.5, तो दोनों मिलकर के 36.5 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। उसके बाद है मोल संकल्पना। मोल 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का समूह होता है। एक मोल परमाणु 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है और एक मोल अणु 6.022 10⁻23 अणु के बराबर होता है। यानी कि एक मोल परमाणु और एक मोल अणु दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए आपको चाहे एक मोल परमाणु दे या फिर एक मोल अणु दे, जो भी दे, एक दे और दूसरा निकालने के लिए कहे तो जो दिया हुआ रहेगा वही उसके दूसरा का आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक मोल ऑक्सीजन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होता है। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में त्वरित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। मोल की संख्या अगर हमको निकालना है तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m, जिसको हम लोग मान लिए दिया गया द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को हम लोग मान लिए कैपिटल M। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया m/m यानी कि बराबर n, यानी कि मोल की संख्या। मोल की संख्या बराबर दूसरा फॉर्मूला है दिए गए कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद तीसरा आपका फॉर्मूला है स्मॉल m बाई कैपिटल M, यानी कि दोनों ये आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मोल की संख्या यहाँ पे भी है और मोल की संख्या आपका यहाँ पे भी है, तो लेफ़्ट में आपका दोनों इक्वल है तो राइट में भी दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों ये आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल M और कैपिटल N आपस में गुना हो जाएगा और नीचे में आपका n नोट रह जाएगा। उसके चौथा है किसी यौगिक में मौजूद परमाणु का प्रतिशत, यानी कि किसी यौगिक में कितना % परमाणु है उसको कैसे निकाला जाए। उक्त तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान, यानी कि जिस भी तत्व का आपका परसेंटेज निकालना है उसका द्रव्यमान बटे वो तत्व जिस यौगिक में है उस यौगिक का द्रव्यमान, और गुना कर देना है आपको 100 से। दोनों को भाग देकर के 100 से गुना कर देना है, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।